दीपू हरिया और फन्ने खां की हवेली। और ये है यहाँ की मशहूर फन्ने खां की हवेली। दिलावर ने एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने तांगा रोकते हुए कहा। दरवाजे के दोनों तरफ एक ऊंची दीवार थी जो हवेली को चारों ओर से घेरे थी। दिलावर ने उतरकर दरवाजा खोला और घोड़ों की लगाम पकड़कर आगे बढ़ गया। रास्ते के दोनों ओर आम के बगीचे थे। करीब 500 मीटर चलने के बाद एक सुंदर सा बगीचा था जिसके दूसरे छोर पर लाल पत्थर से बनी एक शानदार हवेली थी। छज्जों और झरोखों से सजी हवेली किसी राजा के महल से कम न लगती थी। आज से कोई 12 साल पहले यहाँ फन्ने खां नाम के जागीरदार रहा करते थे। दिलावर बोला। अब यहाँ कौन रहता है? हरिया ने उत्सुकता से पूछा। बहुत समय से ये हवेली खाली पड़ी है। हवेली के पुराने नौकर पास के गांव में रहते हैं। वो ही रोज आकर साफ सफाई कर जाते हैं। बड़े अच्छे नौकर हैं जो बिना पैसे लिए काम कर देते हैं, दीपू हंसते हुए बोला। बिना पैसे? अरे उन्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती है। बड़े मियाँ इसका पूरा इंतजाम कर गए हैं। साथ ही ये ताकीद भी कर गए हैं कि उनके जाने के बाद उनकी प्यारी हवेली की खिदमत बिल्कुल वैसे ही की जाए जैसे उनके सामने की जाती थी। तब तो मानना पड़ेगा इन नौकरों को, बहुत ही ईमानदार हैं। देखकर लगता ही नहीं कि हवेली खाली पड़ी है। कितने ईमानदार हैं ये तो नहीं पता। हाँ, फन्ने खां का खौफ जरूर उन्हें सीधा रखता है। पर आपने तो बोला था कि हवेली खाली है। हाँ है, लेकिन खास साहब शहर में रहते होंगे और कभी भी अचानक आ जाते होंगे, हरिया ने चट्ट से वाक्य पूरा करते हुए कहा। दिलावर ने उसे घूर कर देखा और बोला। हाँ साहब को मरे हुए तो लगभग 12 साल हो गए हैं। लेकिन उनकी रूह अभी भी यहीं भटकती रहती है। दीपू और हरिया की आंखें हैरत से फैल गईं। उनकी उत्सुकता देखकर दिलावर फन्ने खां की कहानी सुनाने लगा। जागीरदार फतेह अली खान की हवेली हाजीपुर गांव की सीमा पर थी। यूं तो जागीरदारी कब की खत्म हो चुकी थी, फिर भी गांव की अधिकांश जमीन फतेह अली खां की ही थी और उनकी सलाह बिना गांव में कोई काम नहीं होता था। जागीरदार भी गांव वालों से बहुत प्यार करते थे और उनके सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। लोग प्यार से उन्हें फन्ने खां बुलाते थे। फन्ने खां के 4 बेटे थे जो शहर में अच्छी नौकरी पर थे और गोद ली एक बेटी थी जो विधवा होने के बाद अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ हवेली में ही रहती थी। पत्नी बहुत साल पहले ही चल बसी थी। एक सुबह जब नौकर चाय लेकर खां साहब के कमरे में गया तो उन्हें जमीन पर औंधे मुंह पड़ा पाया। किसी ने गला दबाकर उनका कत्ल कर दिया था। चेहरा नीला पड़ा था और सीधे हाथ का अंगूठा गायब था। जमुना और उसके बच्चों को तो कुछ अता पता न था। लोगों का कहना है कि वो सारा माल मत्ता लेकर बच्चों समेत चंपत हो गई। बस तभी से खां साहब की आत्मा यहाँ चक्कर काटती रहती है। क्या पुलिस ने तहकीकात नहीं की? दीपू पूछ बैठा। की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। खां साहब के बेटे थक हार के वापस शहर चले गए। जमुना को भी बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता न चला। अच्छा, अगर कोई नौकर अपना काम नहीं करता है तो क्या होता है? हरिया ने पूछा। अगले दिन उस नौकर के घर की दीवार पर खून से सावधान लिखा मिलता है। यह वार्निंग ही काम निकलवाने के लिए काफी है। कोई तांत्रिक ओझा भी काम ना आया? दीपू ने हंसते हुए कहा। यह हंसने की बात नहीं है। इस आत्मा के आगे तांत्रिक ओझा भी फेल है। अब लोगों के पास इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं रह गया था।
लेकिन एक बात है, ये किसी का कोई नुकसान नहीं करती। तब तो लोगों ने उसे जरूर देखा होगा। कैसी होती है आत्मा? दीपू ने एक्साइटेड होकर पूछा। हमने तो नहीं देखा। हाँ, गोपलवा काका ने जरूर देखा होगा। वो इस हवेली के सबसे पुराने और खान साहब के सबसे करीबी खिदमतगार हैं। खान साहब उन्हें भाई समान मानते थे। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब वापस चलो। दिलावर तांगे की ओर बढ़ता हुआ बोला। दीपू और हरिया हाजीपुर का मेला देखने आए थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो वहां जाए बिना न रह सके, और अब उसकी हिस्ट्री सुनने के बाद उनका जासूसी दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। हवेली से लौटने के बाद दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया। अभी मेरी छुट्टी का 1 महीना बचा है, क्यों ना हम यहाँ रुककर थोड़ी जांच पड़ताल कर लें? दीपू बोला। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी आजकल हमारी जासूसी एजेंसी में केसेस का अकाल पड़ा है। हरिया चुटकी लेते हुए बोला। तो चलो गोपलवा काका से शुरुआत करते हैं। गांव वालों से उनका पता तो मिल ही जाएगा। शाम होते ही दोनों दोस्त गांव घूमने निकल पड़े और पूछते पूछते गोपलवा काका के दरवाजे जा पहुंचे। एक छोटे साफ सुथरे से आंगन में एक बुजुर्ग बैठा हुक्का पी रहा था। राम राम काका। हरिया बोला। राम राम। तुम कौन? गोपलवा ने चश्मा पहनते हुए पूछा। मैं हरिया, जैतपुर गांव से यहाँ मेला देखने आया हूँ। ये मेरा दोस्त दीपू है, काली ठाकुर का पोता। काली ठाकुर? वो तो जैतपुर के जमींदार हैं। बहुत सुना है उनके बारे में। आओ बच्चों, कहो क्या काम है? कोई मदद चाहिए क्या? नहीं काका, बस यहाँ आए थे तो सोचा जरा हवेली भी देख लें। बहुत सुना है उसके बारे में। हरिया भूमिका बांधते हुए बोला। लेकिन दीपू को इतना सब्र कहाँ, वो बीच में कूद पड़ा। क्या हवेली में भूत की बात सच है काका? गोपलवा थोड़ा हिचकिचाया और बोला। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या आप हमें फन्ने खां और उनकी हवेली की कहानी सुनाएंगे? दीपू ने एक और सवाल दागा। बात यह है ना कि कल हम हवेली में गए थे। दिलावर मियाँ ने हमें उसका इतिहास भी बताया था, लेकिन हम आपसे उसके बारे में सुनना चाहते हैं। सुना है आप बड़े मियाँ के खास थे। असल में हम दोनों ने पिछले 1 साल में कई इस तरह के केसेस सुलझाए हैं। अब चाहे तो जयपुर के इंस्पेक्टर बलबीर से पूछ सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम बड़े मियाँ के कत्ल का रहस्य सुलझा सकते हैं। उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। हरिया ने बात संभालते हुए कहा। सुनकर गोपलवा की आंखें भर आईं। आज इतने सालों में पहली बार किसी ने खान साहब को इंसाफ दिलाने की बात की है। वरना जो भी आता है इसे बस एक कहानी की तरह सुनना चाहता है। रहस्य समझने के लिए हुजूर को समझना जरूरी है। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। फन्ने खां के पिता जागीरदार अशफाक उल्ला खां दिल के उदार लेकिन बेहद ही गुस्सैल तबीयत के आदमी थे। बात बात में उनका पारा चढ़ जाता था। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो रहे। सारी जिम्मेदारी बेगम साहिबा पर आ गई। अपने विश्वस्त खिदमतगार गोपलवा की मदद से उन्होंने जागीर का सारा काम संभाल लिया। गोपलवा जागीरदार साहब को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला था। उस समय उसकी उम्र कोई 4-5 साल की रही होगी। आवारा कुत्ते मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे उसके मरियल शरीर को घेरे खड़े थे। शायद उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। जागीरदार साहब से यह मार्मिक दृश्य नहीं देखा गया और गोपलवा को अपने साथ हवेली ले आए। जागीरदार साहब की मृत्यु के वक्त उसकी उम्र 15-16 साल की रही होगी। फन्ने खां उस समय 4 साल के थे। गोपलवा ने फन्ने खां की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बेटा बाप की तरह ही उदार प्रवृत्ति का था, लेकिन स्वभाव से नरम था। पढ़ाई पूरी करने के बाद फन्ने खां की शादी हुई। कुछ समय बाद बड़ी बेगम भी संसार छोड़ गई। बहू बेगम थोड़ी तुनक मिजाज थी और अपनी हैसियत के लोगों में ही उठना बैठना पसंद करती थी।
बेटों को भी उन्होंने अमीर गरीब का फर्क घुट्टी में मिला कर दिया था। नतीजन बेटे बाप की अपेक्षा मां से ज्यादा प्रभावित थे। एक साल गांव में भयंकर महामारी फैली जिसमें कई लोगों की जान गई। हवेली का माली और उसकी बीवी भी अपनी 7 साल की बच्ची जमुना को अनाथ छोड़ महामारी का शिकार हो गए। फन्ने खां का सबसे छोटा बेटा उस समय 9 साल का था। फन्ने खां ने लड़की को गोद ले लिया। जमुना हवेली की रौनक बन गई। खां साहब उस पर जान छिड़कते थे। जमुना भी उनका सारा काम अपने हाथ से ही करती थी। बहू बेगम और उनके लड़कों का व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन खां साहब के आगे उनकी नहीं चलती थी। जमुना जब 16 साल की हुई तो जागीरदार साहब ने उसकी शादी एक समृद्ध और खानदानी परिवार में कर दी। लेकिन उसके भाग 3 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। जब ससुराल वालों ने जायदाद से बेदखल कर उसे घर से निकाल दिया तो खां साहब उसे और उसकी दोनों छोटी बच्चियों को हवेली ले आए। बेगम और उनके बेटों को जमुना और उसके बच्चे फूटी आंख नभाते थे। खां साहब ने लाख कोशिश की कि वो जमुना को एक्सेप्ट करें, लेकिन सब बेकार। बढ़ती उम्र के साथ जब सेहत भी गिरने लगी तो उन्होंने वसीयत बनाने की सोची। उन्हें पता था कि उनके बाद जमुना फिर बेघर हो जाएगी। जिस दिन उन्होंने वकील साहब को बुलवा भेजा, उसी रात उनका कत्ल हो गया।